नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा आपसे जुड़ा है। इस पॉडकास्ट में आप अपने परिवार, समाज के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। हमारा आज का विषय भारत की हजारों वर्ष उस पुरानी परंपरा पर आधारित है जब भाट आपके पूर्वजों के इतिहास, गोत्र, वंश आदि का संकलन करते थे। विवाह के अवसरों पर मंडप में साखोचार पढ़ा करते थे। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अवसरों पर वे हमारी वंशावली, गोत्र और पूर्वजों का इतिहास भी बताया करते थे। इस बेहद रोचक पॉडकास्ट में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्री राम कुमार वर्मा जी। वर्मा जी लंबे समय तक शिक्षा जगत से जुड़े रहे। लोक संस्कृति पर आपके विशेष कार्य के लिए माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से भी कई सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। इतिहास हमें हमारे पूर्वजों के बारे में ढेर सारी जानकारी देता है। हम देखते हैं कि सारे पुस्तकों में, चाहे वो एकेडमिक्स के हो या नॉन एकेडमिक्स के हो, हमको जब इतिहास के चैप्टर खोलते हैं तो हमको ध्यान आता है कि हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसी श्रृंखला में हमको आम जनमानस का भी इतिहास नजर आता है। तो मैं सर से सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हमारा जो वाचिक परंपरा है, क्या इसमें भी इतिहास हम निकाल सकते हैं? जी जरूर। जैसा कि आपने कहा कि किताबों, ग्रंथों के पहले वाचिक परंपरा ही इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत थे और आज भी इसकी महत्ता को इतिहास मानता है और ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उसे पूरी मान्यता प्राप्त है। इसके माध्यम से लोग एक बार ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं बल्कि जनश्रुतियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कथाएं, कहानियां, पहेलियां, दंत कथाएं, गाथाएं ये लगातार हस्तांतरित होती आ रही है। ये हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं और इतिहास की कड़ियों में इसको बहुत ज्यादा मान्यता प्रदान की गई है। जी, इसी कड़ी में जो देवारों की बात करते हैं सर, तो उसमें भी हमको कुछ क्या इतिहास मिलता है? जरूर। देवारों की जो गाथाओं की परंपरा है, जिसको देवार गाथाएं बोलते हैं, देवार गीत बोलते हैं, मूलतः वो गाथाएं गाया करते थे जिसमें राजा महाराजाओं से लेकर के वीर महापुरुष, वीर पतिव्रत नारियां आदि का उल्लेख उनमें मिलता है। दशमत कहना करके है, केवला रानी का भी उल्लेख उससे मिलता है। गोपल्ला राव की भी रतनपुर की कहानी मिलती है। तो इस तरह से ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में देवारों की गाथाओं को भी लिया जा सकता है। ये हमारे वाचिक परंपरा के मुख्य स्रोत है। जी, तो जिस प्रकार से आपने चर्चा की कि इसमें कुछ भाटों का भी उल्लेख आपने किया, जरूर। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के में चाहे वो साहू समाज हो, लोधी समाज हो, ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जिसमें भाटों की परंपरा आज भी विद्यमान है। तो आप छत्तीसगढ़ में भाटों की जो परंपरा है, इस पे काफी सारे आपने शोध कार्य किए हैं सर, तो हम उस बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे। जरूर। छत्तीसगढ़ में भाटों को लेकर एक बहुत ही लोक प्रचलित लोकोक्ति है, जेकर भाट नहीं तेकर जात नहीं। अच्छा जी। एक लाइन से पता चल जाता है कि जिस जाति समुदाय का भाट नहीं है, अर्थात उसके इतिहास को बताने वाला नहीं है, उसकी कोई जाति पहचान नहीं है। तो इस तरह से भाटों के महत्व को इस पंक्ति से हम रेखांकित करते हैं। भाटों के पास मुख्यतः किसी भी जाति की जो उत्पत्ति कथा है, उनके प्रथम पुरुष की कथा है, उनके गढ़ या देवी स्थलों की कथा ही आज भी संरक्षित है। जी। इसको हमको महत्व दिए जाने की जरूरत है और लोग देते हुए आए हुए हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ में जब भाटों की परंपरा को अध्ययन किया तो उसमें यहाँ पर इस जाति समुदाय के लोगों को राव और भाट दोनों कहा जाता है और मैंने अपनी आंखों में अपने समाज के भाट को देखा था। मेरे यहाँ जब दादा और बूढ़ी दाई खत्म हुई थी तब भी वो भाट आए थे, मैं उसको देखा था। बहुत अच्छे स्वर में कवित्व का वाचन करते थे जिसमें हमारे पुरखों की दानशीलता, करुणाशीलता, मानव कल्याण और उनकी संघर्षपूर्ण जीवन गाथा उसमें उल्लेखित होती थी। इस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रायः सभी जातियों के अपने भाट हैं, लेकिन अभी जिन भाटों के मैं बीच जा पाया उसमें मैं करीब 92 भाटों से संपर्क किया हूँ, जिसमें मरार, लोधी, साहू और लोहार आदि के समाज के भाटों से मैं चर्चा कर पाया हूँ। कुर्मी समाज के भी भाटों से भी चर्चा कर पाया हूँ। जी, तो सर ये जो भाट है वास्तव में कहें तो क्या ये किसी एक समुदाय के ही होते हैं, या जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि लोधी समाज है तो क्या लोधी समाज के अलग भाट होते हैं, देवांगन समाज के अलग भाट होते हैं, या किस प्रकार से, या एक ही भाट अलग-अलग समाजों को कवर करता है? जरूर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल राव या भाट जो है ये अलग जाति है, लेकिन इसी जाति के लोग अलग-अलग जाति समुदायों के मध्य
भाट कहलाते हैं। जी, भाट उनकी जाति है, लेकिन अलग अलग जाति में जाते हैं। जैसे मान लो कोई लोधी भाट में जा रहा है, तो कोई साहू में भाट के रूप में जाएगा, कोई मरार में जाएगा, तो उनके अपने अलग अलग भाट होते हैं। उनकी अपनी जाति एक है, जी, लेकिन जो यजमान होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। केवट है तो उनका केवट भाट रहेगा वो। जी, तो और उनका क्षेत्र वगैरह भी बटा होता है, जो पुरखों से बांटा हुआ है, और इसको सीमा निर्धारित करती है नदियां। जी, विशेष रूप से नदियां निर्धारित करती हैं, जी, और ये अपने परंपरा के अनुसार, जैसे हमारे यहाँ शिवनाथ नदी है, महानदी है, खारून नदी है, जी, सुरही नदी है, ये इसको बांटते हुए ये लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं। और भी यजमानों के घर जाने की दो परंपरा इनकी है। एक तो गांववार जाते हैं, अन्यथा वो गोत्रवार जाते हैं। जी, इस तरह से दोनों तरह की परंपराएं यहाँ प्रचलित है। जैसे मैं मरार भाट से मिला, उम्दा गांव में रहते हैं वो, तो उन्होंने बताया कि हम लोग एक गांव में सभी मरारों के घर जाते हैं यजमान के रूप में। जी, तो वहाँ गोत्र बंटवारा नहीं है, वहाँ जाति और गांव बंटवारा है। जी, तो इस तरह से मानते हैं। और मूलतः अंत में ये बताना चाहता हूँ कि भाट या राव एक जाति है, लेकिन ये अलग अलग जाति समुदाय में जाते हैं। जाते हैं। जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बताई हमें और मुझे लगता है कि जो भाट है, हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि भाटों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के इतिहास को किस प्रकार से जान सकते हैं या हमको कौन-कौन सी ऐसी जानकारी है जो भाटों के माध्यम से हमको प्राप्त होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आपने पहले भी चर्चा किया था कि राव या भाट के द्वारा हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन भाट रावों के द्वारा मुख्य रूप से जो पूर्वज हैं, जी, उनके प्रथम पुरुष, उनके गढ़ स्थल, उनकी उत्पत्ति स्थल, उनके देवी-देवता और कई राजे महाराजाओं की जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिलती है। जी, मैंने गेंदलाल भाट है, जो देवांगन कोस्ता भाट है, जी, वो देवांगन पुराण का भी वाचन करते हैं। जी, उन्होंने बताया कि बिलासपुर के एक देवांगन भाट ने जी, एक देवांगन दर्पण नाम की पुस्तिका भी रचित की है, जी, जिसका वो लोग भागवत की तरह वाचन भी करते हैं जी, 1 सप्ताह तक। जी, तो उसमें बहुत सारी कथाएँ हैं। जैसे मैं गिधवा नामक राजनांदगांव जिले के तेली जाति के भाट से मिला था, माधो भाट से। जी, वो काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। जी, उन्होंने भोजवा तेली का किस्सा बताया था, 1000 ठेठवार और भोजवा तेली का। जी, तो इस तरह से इनकी बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ, उत्पत्ति की कहानियाँ मिलती, जिसमें उनकी बहादुरी, संघर्ष, उन्होंने रात माई, धन माई, कुदैया दाई और इसी तरह से कर्मा माता, जी, भक्तिन तेलिन आदि की, राजिम तेलिन आदि की कथाएँ उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। तो जी। इस तरह से कथाओं की भी जानकारी इनके जी। पास अच्छी है। क्या इसमें कुछ शौर्य जैसे पूर्वजों ने कुछ युद्ध लड़े हैं ज़रूर, या कुछ विशेष कार्य किया है, कहीं तालाब खुदवाए हैं ज़रूर। या आम के बाग लगवाए हैं, तो क्या ऐसी जानकारियाँ भी हमको इसमें हाँ, ये मिलती हैं? ऐसी जानकारियाँ भी इनकी मिलती है। जैसे मैंने ज्ञानलाल का उदाहरण दिया, जब वो 1 सप्ताह तक जब कथाएँ गाते हैं, जी, तो उनके पास वो लिपिबद्ध ग्रंथ है। उन जी, ग्रंथों में अलग-अलग कहानियाँ, यहाँ तक से जब कोष्ठों को, जैसे वो करखा चलाने की सामग्री किसने दी? तो धनमाई ने दी। तो जी, इसी तरह से राजा भोजवा को धनमाई ने ताकतवर बनाया जी, और 1000 ठेठवारों से उन्होंने मुकाबला करवाया। वो जी, कथा ऐसी थी कि 4 भाई ये तेली लोग थे, जी, और उस गाँव में 1000 आस-पास के मिलाकर के 1000 ठेठवार थे। जी, तो ये जो भोजवा तेली है, ये किसान थे, इनके पास खेती-बाड़ी थी, तो जब ये लोग फसल लगाते थे, तो कुछ दिनों बाद जी, जब इनके खेतों में फसलें लहलहाने लगती थी, तो ये 1000 राउत लोग जो है अपने गाय-भैंस आदि को उनके खेतों में छोड़ देते थे। तो जी, बहुत परेशान थे। ऐसे में फिर रात माई उनके समक्ष प्रकट हुई, बहुत दुखी हुए ये भोजवा तेली जी, तो। तब वो रात माई ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जी, तुम लोग इनसे संघर्ष करो। जी, तो अगली बार क्या हुआ, इनके जो 1000 ठेठवार के इनके जितने गाय-भैंस थे, सबको मार के बाहर भगा दिए। जी, तो 1000 ठेठवार लाठी लेके उमड़ पड़े। जी, लेकिन ये 4 ही लोग उनका मुकाबला किए, वो धन माई के माध्यम से किए। जी, तो इस तरह से बहुत वीरतापूर्ण कहानियाँ भी मिलती जी, हैं। जी, ये और भी खोजे जाने और लिपिबद्ध किए जाने की ज़रूरत जी, है। ये हमारे इतिहास को भी बताता है। जी। तो हम हमें सर से बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि जो भाट है वो छत्तीसगढ़ के विविध क्षेत्रों में निवास करते हैं। ज़रूर। तो इनका जब ये अपनी कथा सुनाते हैं तो वो क्या समुदायों के बीच जाके सुनाते हैं, किसी परिवार विशेष के बीच में जाते हैं? और जाना होता है तो कब-कब जाके ये उनके यहाँ वाचन करते हैं? इनके जाने के अपने यजमानों के घर 3 अवसर होते हैं। जी, एक तो ये 2 या 3 साल के अंतराल में जाते हैं, जिनको लोग तिसल्ला जानना बोलते हैं। माने 3 साल या 2 साल के अंतराल में जाना बोलते हैं। जी, ये बिना किसी बुलाए जाते हैं। जी, और जैसे फसलें हमारी हो जाती है, चूँकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ पर फसलें बोई जाती हैं, जी, तो किसान जो है धान वगैरह आदि की फसलें काट लेते हैं, तो फुर्सत में होते हैं जी, और थोड़ा प्रसन्नचित्त होते हैं, दान देने के लिए उत्सुक जी, रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। जी, तो उस बीच ये जाते हैं। जी, तो ये 2 साल 3 साल के अंतराल में जाते हैं। तो इनको जब जाते हैं तो उनके घर में पता चलता है किसी के यहाँ मरिया हुई है, कोई दिवंगत हो गया है, तो उसके यहाँ वो दुःख दान बैठते हैं। जी,
तो दुग्धदान में क्या है, पूरा पिंडदान की सामग्री उनको दी जाती है। जी। तो ये एक अवसर हो गया। दूसरा, शादी के समय भी जाते हैं, उनको बारात में भी जाते हैं, तो वहाँ भी उनको दान भेंट प्राप्त होती है, उसको सुखदान बोलते हैं। जी। और तीसरा होता है जो ऐसे नियमित रूप से जाते हैं बिना बुलाए, तो उसमें भी उनको दान मिलता है। तो अगर वो मरिया के समय नहीं आ पाए हैं तो उनका वो दुग्धदान देंगे, या घर में सुख सुवार हुआ है, या मांगलिक कार्य शादी हुई है, या बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका भी वो दान दे देते हैं, जिसको वो सुखदान बोलते हैं। जी। तो वो ऐसे नहीं बताते हैं, उनको लोग बोलते हैं गोत्र उच्चारण करना। जी। तो गोत्र उच्चारण करते हैं, जब भी किसी के घर जाते हैं तो उनका गोत्र बताते हैं, फिर से याद दिलाते हैं। अगर उस घर में कोई नई बहू आई है तो जी। उसको बिठा करके सामने उनके पुरखों की जानकारी दी जाती है और उनका नाम लिपिबद्ध किया जाता है। जी। बच्चा हो गया तो उसका नामकरण कर कभी इनको संस्कार करा देते हैं लोग। जी। और उसी तरह से जब शादी होती है तो वहां जाकर वो साखोचार भी पढ़ते हैं। जी। उस समय भी उनके पुरखों का वो गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं। जी। तो उससे भी उनके पुरखों की जानकारी लोगों को प्राप्त मिलती है। जी। ये देखिए इस तरह से है। देवांगन भाट के बारे में यहाँ तक बताया जाता है आज भी कि वो आधा दहेज का सामान मांग लेते थे, जी। उनको देना पड़ता था। जी। ये दावादारी वो लोग भाट लोग करते थे, कोष्टा समाज के लोग, जी। तो उनको देना पड़ता था। जी। तो वर्तमान में भले ये स्थितियां ना रहे, लेकिन इस प्रकार से वो लोग जाते थे। तो 3 तरह से जाने का अवसर होता है, तो 2 या 3 साल में जाते हैं लोग। जैसे मैंने केवट भाट को देखा, तो वो लोग हर 2 या 3 साल के अंतराल में आते हैं जी। और सुंदर उनके दीवारों पर चित्र बना देते हैं, जो जी। रामायण से संबंधित होता है। खासकर निषाद राज गुहा जी द्वारा जी। राम, सीता, लक्ष्मण को नाव पे बिठाकर गंगा नदी का पार करते हुए, जी। या हनुमान द्वारा राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाए हुए जी। हनुमान जी को दिखाते हैं, या गुहा निषाद को राम जी का पैर धोते हुए जी। चित्र में दिखाते हैं। इस जी। तरह से इनकी परंपरा है। भाट परंपरा में सिर्फ हम देखते हैं कि कई प्रकार की विशेषताएं हमको नजर आती जरूर। हैं, जिसमें से आपने एक बताया कि चित्रकारी के माध्यम से। जरूर। इसी प्रकार और कौन-कौन सी विशेषताएं हैं जो अलग-अलग समाजों में विद्यमान है, कहीं पे संगीत के माध्यम से, कहीं कथा के माध्यम से। तो इस प्रकार से क्या कुछ विशेषताएं हमको भाट परंपरा में नजर आती हैं? बिल्कुल, जैसा कि वेद आपने पहले ही कहा था कि देवार जाति का उल्लेख किया था, जो मूलतः नट जाति हैं ये लोग। जी। मूलतः ये अप्सरा और देव पुत्र माने जाते हैं देवारों जी। को। ये गाने बजाने में बड़े प्रवीण जाति है। इसी जी। तरह से भाट जो है, भाट शब्द की उत्पत्ति जो है भट्ट से हुई है। जी। भट्ट का मतलब किसी क्षेत्र या किसी विषय का विशेष जानकार जी। या दक्षता प्राप्त व्यक्ति। अगर हम चंद्रबरदाई की बात करें तो 4 हाथ जो 20 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पीछे सुल्तान है मच्चू के चौहान। जी। ये कवित्व करने की उनकी एक अनोखी परंपरा उनमें रहती है। जी। ये पैतृक गुण उनमें आज भी है। तो ये जब किसी के घर जाते हैं तो ये 4 तरह से ये अपना दान मांगते हैं। जी। उसके माध्यम होते हैं, विधा हो जिसको हम बोल सकते हैं। जी। तो सबसे पहले है कवित्व गायन। जी। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब वो बैठते हैं तो बराबर चौक वगैरह पुरवा करके, जगह को पवित्र करके, जी। दिया बाती जलाकर, पीढ़ा रखवाकर, अगर उनके पास पोथी है तो पोथी ले जाकर रखते हैं, डायरी को, और वो अपना वाचन करते हैं, तो गोत्र को बताते हैं। तो जी। वो सीधा-सीधा गोत्र उच्चारण शैली है। जी। ये जैसे मैंने साखोचार का बताया, वो भी गोत्र उच्चारण है। जी। मरिया के समय जब तेरही होती थी, पगबंदी होता था, जी। तब वो लोग उच्चारण करते थे, वो कवित्व वाचन कहलाता है। जी। उसी प्रकार से दूसरा साहू जाति में मैंने देखा, मंजीरा को बजा करके वो लोग कवित्व वाचन करते हैं। अच्छा। तो वहां पर वाद्य का प्रयोग वाद्यों के हो गया। साथ में। तो वो गोत्र उच्चारण भी करेंगे, गायन रूप से गाएंगे, क्योंकि वाद्य यंत्र आ गया है, जी। तो गायन की शैली बदल जाती है। जी। तो जी। एक गायन शैली उसमें विकसित हो जाती है। यहाँ तक से जब महिलाएं भी जाती हैं उनके घर की, तो वो भी मंजीरा बजाया अच्छा, करते थे। एक रोकना चाहूंगा सर इस पर। जरूर। आपने जैसे कहा कि महिलाएं भी जाती हैं, तो क्या महिला भाट भी होती हैं? बिल्कुल, जिस घर में पुरुष नहीं है या उसका दामाद नहीं है, तो स्वयं महिला वर्ग जो है, चाहे जी। उनकी बहू हो, चाहे उनकी बेटी हो, बेटी को भी अधिकार है। जी। जैसे हमारे किसानों में बंटवारा होता है, जी। तो ऐसे उनकी बेटियों को भी वो क्षेत्र से बंटवारा दे दिया जाता है। जी। तो या तो किसी पुरुष को बुलाते हैं, या तो फिर वो स्वयं भी जा सकती हैं। जी। दोनों को मान्यता प्राप्त है, वो भी उच्चारण करती हैं। जी। तो पहला तो कवित्व उच्चारण हो गया, दूसरा मंजीरा के माध्यम से हो गया। तीसरा मैंने देखा हमारे छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र के साल्हे कसा के आसपास की एक गाँव है, पान गाँव। जी। वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के लोधी समुदाय के लोग बहुत आए से विकास, जी। जो भाट है उनके निवास करते हैं। जी। ये गुरुबेले वगैरह कहलाते हैं। मैंने गोविंद गुरुबेले, समलचंद गुरुबेले, ऐसे 15 लोगों से मुलाकात की। जी। तो उनके पास एक वाद्य होता है, दीवारों की तरह रुंजू जैसा, रुंजू से बड़ा होता है। ये बंदर की चमड़ी से बना होता है, नारियल के खोटले से, और उनका जो हथुआ होता है, हत्था होता है, जी। वो मूलतः 12 सिंगा का होता है, और सभी के पास एक जैसा वाद्य है। जी। बजाने का तरीका भी एक जैसा है। जी। इसको लोग शारदा बाजा बोलते हैं। जी। शारदा माने माँ सरस्वती। जी। तो उसको वो लोग बहुत पवित्रता से रखते हैं देवी स्थान पर, और उसको बजाकर अपना कवित्व गाते हैं। जी। जी। ये भी उसमें मैं समलचंद भाट को गाते हुए सुना,
चोला माटी के है राम, जी, एकर का भरोसा चोला माटी के है। जबकि वो महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र का मूल गायक है ये। जी, तो ये उत्पत्ति कथा, ये जो चोला माटी के है कायाखंडी भजन है, जी, ये कायाखंडी भजन शारदा वादन में मिलता है हमको। जी, जी, ये उन्होंने गाया था। तो इस तरह से है। और तीसरा एक और होता है राउत जाति के, मैंने देखा ये खैरागढ़ के पास लंजिया टोला नामक एक गाँव है, राधिका भाट है वहाँ पर। जी, वो राउत जाति का भाट है। जी, उनके पास बाना नामक वाद्य देखा, ठोस जी, लकड़ी का बना हुआ है। जी, वो चिकारा की तरह है, उसमें 4, 5 और 7 तक तार लगे रहते हैं। उसको वो लोग बाना बोलते हैं। जी, इसको बजा-बजा करके वो तानपुरा की तरह बजा-बजा के वो लोग उसको गाते हैं। जी, तो इस तरह से ये 4 प्रकार की शैलियाँ इसमें देखी गई हैं। जी। इस पे अगर हम ये उनकी विशेषता कही जा जी, सकती है। विशेषता आपने बताई। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी एक पूरा वंश वृक्ष बनता है ज़रूर, और एक उसका पितृ पुरुष होता है। ज़रूर। तो जो भाट कवि होते हैं या जो राव भाट होते हैं, तो वो किसी समाज का कितने पुराना इतिहास बता सकते हैं? क्या वो एकदम आरंभ से बताते हैं या 2000 वर्ष, 3000 के कितने वर्ष पुराने तक वो बताते हैं? अब इनके पास बहुत लिखित लिपि तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास है। जैसे मैंने पानगाँव में देखा, जी, और एक और देखा मैं स्वर्गीय उमेंद्र राव भट्ट की जो सालेह कसौल जो बताया, पानगाँव उसी गाँव का है। जी, उसके दमाम के पास देखा, जयराम भट्ट के पास बड़ी सुंदर हस्तलिपि में पांडुलिपि है, जी, जिसमें वंश वृक्ष तरह-तरह से बनाए गए हैं। जी, 10-12 तरीके से अलग-अलग बनाए गए हैं और सुंदर उसमें कविताओं की भी रचना है। वो जी, पांडुलिपि आप दिखा सकते हैं, उसमें है। तो उसके पास है इतिहास। जी, तो पहले तो उनका प्रथम पुरुष का इतिहास मिलता है, जी, उसके बाद फिर उनके आने वाले वंशों की मिलती है। जी, लेकिन अभी जो पीढ़ियाँ अभी वर्तमान में जो भाट हैं, जी, उनके पास कम से कम 5 पीढ़ियों का नाम उल्लिखित है। जी, जी, मैंने एक जगह अपने बोरीगारका नामक एक गाँव में देखा, एक साहू तेली भाट है, जी, वो स्वयं की डायरी में लिखा हुआ है। जी, उनके पास उनके पूरे गाँवों के अलग-अलग गाँवों के नाम हैं, जी, और साहू जाति के जो गोत्र होते हैं उनके नाम हैं, और उनके परिवारवार पूरा उल्लेख है। जी, इस तरह से, इसी प्रकार से मैंने लंजिया टोला के राधिका राउत वाले भाट के पास देखा, जी, वो भी 3-4 प्रकार की डायरी, 3-4 डायरी रखे हैं, अपने हाथ से लिखे हैं। जी, एक तो उनके पिताजी का लिखा हुआ था, बाद में वो खुद लिखा हुआ है। इस प्रकार से गाँव-वार परिवारों का जी, नाम लिखा है। तो कम से कम 5 पीढ़ी का नाम मिलता है। मिलता है। और महाराष्ट्र के वालों ने बताया कि अब उनके जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भाई बँटवारा में, अच्छा, बहन बँटवारा में भी उस ग्रंथ का वो लोग उपयोग प्रमाण मानते प्रस्तुत हैं, करते हैं। और जी, पटवारी और तहसीलदार उसको प्रमाणित मानते हैं। जी, इस तरह से बड़ा अभिलेख महत्वपूर्ण है। जी। सर, आपने जिस प्रकार से बताया कि भाटों के पास जो है, वो पोथियाँ होती है। ज़रूर, तो उन पोथियों को क्या अभी संरक्षण करने की आवश्यकता है? क्या अभी जिस प्रकार से पांडुलिपियों के संरक्षण की जो बात ज़रूर, कही जा ज़रूर, रही है, कई अभियान चलाए जा रहे हैं, ज़रूर। तो क्या ज्ञान इनके भारतम भी नामक, जी, ज्ञान भारतम का पूरा जो अभियान चलाया जा रहा है, ज़रूर। तो क्या इसकी इन पांडुलिपियों के भी संरक्षण की आवश्यकता है? ज़रूर। मैंने खुद अपने उसमें ज्ञान भारतम में जी, इनके पांडुलिपियों को मैंने अपलोड किया है। जी, तो वास्तव में इनकी ज़रूरत है, और बल्कि इनकी पास जो पोथियाँ उपलब्ध है, इसको जी, सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र बनाने, ज़मीन जायदाद के बँटवारे में भी साक्ष्य के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि जी, ये 3-4 पीढ़ियों पहले लिखा गया है, जी, और आज भी ये काम का है। एक कहानी मैंने उन्हीं भाटों से सुना था कि क्या हुआ, एक ऐसी भाट जाति का था, उसके 4 बेटे थे, तो 3 बेटे जो है काम-वाम करके अपना गृहस्थी चला रहे थे। छोटा बच्चा जो है बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहा था, जी, आलसी किस्म का था, तो उसके घर के लोग निकाल दिए। जी, तो ये एक व्यापारी के यहाँ गया और जाकर काम करने लगा। तो व्यापारी का भी लड़का था उसी उम्र का। तो उसने बारी-बारी से अपने लड़के की और इसकी भी शादी कर दी, घर गृहस्थी बना दिया। जी, तो धीरे-धीरे इनको याद आया जी, कि मेरे माता-पिता हैं, इस गाँव में हैं, यहाँ-यहाँ परिवार है। जी, ऐसा उसने खुद अपना एक डायरी लिखा। जी, अब वो डायरी लिखते-लिखते पूरे परिवारों को लिख डाला उसने, जितना उसको याद था, जी, और फिर लौट कर उस गाँव में आया। जी, तो गाँव में आकर के डायरी से मिलान करवाया। ये जी, देखो भई, ये मैं लिखा हूँ, ये मेरी स्मृति के सही अनुसार, है। तो ये आदमी है कि नहीं है? जी, तो गाँव के लोग बता दिए, हाँ, ये आदमी तो है गाँव में। जी, तो इसके आधार पर अपने परिवार की खोज की और उससे वो ज़मीन जायदाद आदि बँटवा लिया। जी, तो खुद की डायरी उसका काम आया। जी, फिर व्यापारी भी उसको मदद किया, तो वहाँ भी ज़मीन मिला और यहाँ भी उसको ज़मीन मिली। जी, तो आज भी ये इसका जो पांडुलिपि के रूप में इनके संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। मेरे पास भी 2-3 पांडुलिपियाँ उपलब्ध है। हुँ, एक भाट के पास पानगाँव में मैंने देखा रासलीला की पुस्तक पांडुलिपि है, जी, जो लगभग 400 पेज की है, बहुत जी, दुर्लभ है। जी, वो मैं गया तो पानी, बरसात का समय था, पानी में भिगा के दिए थे वो लोग, तो मैं खुद उनके घर दिन भर बैठ के उसको धूप में सुखाया और जी, पूरे पेजों को मैंने फ़ोटो उसमें कैमरे में खींच के लाया। जी, तो इस तरह से दुर्लभ पांडुलिपि इनके पास है, उसको सुरक्षित रखाए जाने की ज़रूरत है, और जो बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गया है, उसे पुनर्लेखन कराए जाने की ज़रूरत है, जी, और इसको लिपिबद्ध करके हर जिलेवार रखने की भी ज़रूरत जी, है। और उनको बैठा करके एक दिन इनको पांडुलिपि और तैयार करने के लिए जितनी भी कथाएँ जानते हैं, उनको जी, लिपिबद्ध
करने और प्रमाणित हस्ताक्षरित कराने की भी जरूरत है। जी। जिस प्रकार से पूर्व में आपने बताया कि भाटों को काफी सम्मान प्राप्त था, कई जो भाट है वो पांडे टाइटल भी लिखते हैं, बहुत अच्छे सम्मानजनक पहले स्थिति थी। आपने जिस प्रकार से दीवारों के बारे में बताया कि उनको कलचुरियों के जो है वो राज कवि हुआ करते थे, वो राजकवि हुआ करते थे। तो इस कड़ी में हम आज की परिस्थिति में अगर आकलन करें तो आज जो भाट है, राव भाट है, उनकी स्थिति किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक राव भाट की परंपरा जो है ये प्राचीन पौराणिक काल से है जी। रामायण महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। रामायण में जब जनकपुर जा रहे थे बारात तो राव भाट लोग भी तैयार होकर के जा रहे थे और वहाँ वो साखोचार का भी वाचन राव भाटों द्वारा किया गया है। तो ये परंपरा हमारी रही है। ये हमारे ये सनातन परंपरा में भी बारात में भाट जाया करते थे और वहाँ साखोचार का उच्चारण किया करते थे। तो ये बनाए रखने की जरूरत है ताकि हमारे बीच ऐसा कोई व्यक्ति रहे जो हमारी परंपराओं को, हमारे पुरखों का गुणगान करे, यशगान करे, ये परंपरा बनी रहे। अब उनको देखिए अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरा व्यवसाय चुनना पड़ा है, या तो वो लोग रोजी मजदूरी में जाते हैं, या कोई बढ़ईगिरी करते हैं, कोई राजमिस्त्री का काम करते हैं, कोई टेलर आदि का काम करते हैं, या कोई कंपनी में काम करते हैं और अपने परंपरा को भी निभाते हैं। लेकिन मूलतः आने वाली इनकी पीढ़ियों को भी सीखने की जरूरत है। किसी से सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने में गुणों को विकसित करना आवश्यक है। जब हम किसी का गुणगान करेंगे तो कोई हमको सम्मान नहीं देगा, ऐसा नहीं है। तो समाज में जाने की जरूरत है ताकि समाज में इनका संबंध स्थान बनाए रखे। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हमको भी जवाब मिलता है। तो वैसे ही आने वाली पीढ़ी जो है दूसरों से संपर्क नहीं करना चाहती, ये थोड़ा संकोच से हमको उनको बचाना पड़ेगा, तभी दोनों का संबंध स्थापित रहेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे लगता है कि हमारे काफी सारे जो दर्शक हैं वो स्वयं भी इस एपिसोड के माध्यम से अपने राव भाटों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इस कड़ी में अगर कोई व्यक्ति अपने भाटों या अपने इतिहास को जानना चाहता है तो वो किस प्रकार से इन राव भाटों से संपर्क कर सकता है या उनके बारे में उनको कैसे ढूंढ सकता है? जरूर, इसको ढूंढने के 3 अवसर होते हैं। एक तो जब किसी के यहाँ दुख के काम होते हैं तो जरूर उनको पूछना चाहिए कि आपके घर कोई राव भाट आया है क्या। तो वो पता चल जाएगा। जब आप एक कोई भाट से पता चल गया तो आप लगातार उनसे फिर संपर्क करिए और कहाँ-कहाँ भाट रहते हैं। तो आप एक भाट की पहचान करेंगे तो वो अलग-अलग जगह के भाट को बता देंगे। जैसे मैंने देवांगन कोष्टक भाट के बारे में बताया, जब इनके यहाँ कोई दिवंगत हो जाते हैं तो ये लोग पुराण वगैरह कराते हैं, उस समय भी देखने को मिल जाता है। वैसे बीच-बीच में जब आते हैं, और केवट भाट को पहचानना बहुत आसान है। ये नदी किनारे गाँव में जितने भी निषाद, केवट, ढीमर आदि रहते हैं, उनके घर तो वो जो मैं बताया था आपको, उनके भाटों के द्वारा जो राम, हनुमान, सीता जी का या संत गुहाराम निषाद का जो पद प्रक्षालन करते हुए चित्र बनाए जाते हैं, उसको देख के ही पहचाना जा सकता है कि भाट यहाँ आए थे या अभी काम कर रहे हैं। ये फसल कटने के बाद आते हैं। और अच्छी बात है कि आजकल ये पढ़े लिखे लोग हैं तो अपना नाम भी लिख देते हैं, अपना फोन नंबर भी लिख देते हैं। तो इस तरह से संपन्न करना बहुत सरल है। मैंने पहले भाटों को तो यहीं से पहचाना, चित्रों के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में आपने काफी जगहों पे शोध कार्य के लिए गए आप, तो आपको छत्तीसगढ़ में एक देवांगन समाज, साहू समाज, लोधी समाज, कुर्मी समाज, निषाद समाज, ऐसे समाजों के बीच में आपने जाके शोध किया है। तो आप छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में अगर आप कुछ नाम बता पाए, जैसे बिलासपुर में आप बिलासपुर क्षेत्र के जो दर्शक है वो कहाँ पे अपने भाटों को देख सकते हैं या उनसे मिल सकते हैं, दुर्ग में कहाँ पे, तो ऐसे अगर कुछ क्षेत्रों के आप नाम बता पाए तो ताकि हमारे दर्शक भी इस पूरी श्रृंखला या कहे राव भाट की परंपरा है वो अपनी जान पाएंगे। जरूर, बिलासपुर क्षेत्र में उधर बहुत से राव भाट निवास करते हैं, जिसमें साहू समाज के लोग हैं, कुर्मी भाट है वो मिल जाते हैं। कंवर्धा क्षेत्र में लोधी, साहू, कुर्मी वो भी मिलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि साल्हे कसक के पास बहुत सारे गांव हैं, पान गांव, बम्हनी, वहां पर लोधी भाट के भाट रहते हैं और वो छत्तीसगढ़ आते हैं। इसी तरह से कुर्मी भाट जो है राजिम और रायपुर में रहते हैं, बिरगांव में। खुद मैं बहुत गौरवान्वित हुआ जब वहां की बहुत ही बुजुर्ग महिला, लगभग 90 वर्ष उसका उम्र होगा, उन्होंने 7 किलो का थाली मुझे दिखाया कि ये तोर दादा दे करके। मोर दादा का नाम रही दान सिंह, हीरा सिंह, 2 भाई रही से मना। तो जब वो माँ खत्म हुई डोकरी दाई तो वो थाली ओरा दे रही से, वो बताई से तोरे घर के थाली है। जलनी न भाट नाम है, आज भी वो जीवत है। तो ओला बहुत अच्छा कहानी भी याद है। तो इस तरह से ये यहाँ निवास करते हैं। इसी तरह से जाल बांधा तरफ साहू भाट लोग निवास करते हैं, लोधी भाट निवास करते हैं, कलार भाट निवास करते हैं, गिधवा नामा के गांव है वहां निवास करते हैं। और हमारे बेमेतरा जिले के
देवकर के पास एक गांव है, वहां पर भी साहू भाट लोग निवास करते हैं, जी, दुर्ग में निवास करते हैं। जी, इस तरह से भाट लोग अलग अलग जगह में निवास करते हैं। जी। जब किसी एक भाट की पहचान आपसे हो जाती है तो फिर लगातार आपको अलग अलग स्थानों में बता देंगे। जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमको ढेर सारी ऐसी जानकारियां मिली कि अगर कोई एक आम व्यक्ति भी अपने पूर्वजों का इतिहास जानना चाहता है, अपने मूल पुरुष को जानना चाहता है, जहां से उस पूरे समुदाय की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से उन्होंने शौर्य वाले जो किस्से हैं वो उनके साथ हुए, ऐसे कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो हुए, उन सारे विषयों को अगर आप अपने परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ही आप अपने भाट कवियों से आप भेंट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और एक पूरी जो आपका इतिहास है समुदाय का, वो आप जान पाएँगे। तो मुझे लगता है कि आज की इस पॉडकास्ट में एक जो इस प्रकार से एक बड़ा विमर्श चलता है कि जो भारत में जो इतिहास है वो राजा महाराजाओं का इतिहास है। आज राम कुमार वर्मा सर का जो शोध है इस बात का खंडन करता है कि यहाँ पे भारत में आम लोकमानस या आम जन का भी इतिहास लिखने की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। जिस प्रकार से सर ने बताया कि रामायण, महाभारत से लेकर पौराणिक ग्रंथों में भाटों का ज़िक्र मिलता है। चाहे चंदर बरदाई हो या और भी भाट हो, उन सभी ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य या इतिहास को लेके किए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी ज़रूर इस परंपरा से पुनः जुड़ने का प्रयास करें, अपने राव भाटों को ढूँढें और अपने इतिहास भी जान पाएँगे। मैं आज के इस पॉडकास्ट के लिए सर ने हमें इतना समय दिया, मैं सर का बहुत-बहुत आभारी हूँ और साथ ही साथ हम लगातार इस ऐसे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। इस पूरी श्रृंखला के दौरान हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे। आप सभी ने इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड के साथ में। धन्यवाद।